प्यारे बच्चों, मैं सैम सर आपके लिए लाया हूँ एक और वीडियो। और जो पिछली वीडियो थी मेरी, उसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। तो ये जो वीडियो है ये 10th मैथ्स के जो यूनिट 4 है द्विघात समीकरण, जो चौथा अध्याय है, उसकी प्रश्नावली 4.2 का अगला पार्ट है वीडियो का। तो पहले पार्ट में मैंने आपको जो क्वेश्चंस करवाए थे उन्हीं क्वेश्चंस के आगे से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? तो ये जो प्रश्न है बेसिकली उदाहरण में दिया हुआ है और उदाहरण में ये भी बताया गया है कि इसका समीकरण क्या बनेगा। हमें इस समीकरण को हल करना है। हमारा काम सिर्फ इतना है इस प्रश्न में कि हमने इस समीकरण को हल करना है। तो इससे जो समीकरण बनता है वो आपके उदाहरण में भी दिया गया है। वो समीकरण बनता है x² - 45x = 324 = 0। अब इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे? तो आप देख सकते हैं कि जो अचर है, अचर को जब हम x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास 324 आ जाएगा। तो x² के गुणांक को हमने अचर के साथ गुणा करना है और अब 324 के हमने गुणनखंड लेने हैं। तो 324 के अगर आप गुणनखंड निकालोगे तो ये 324 के गुणनखंड है। अब आपने 324 के जो गुणनखंड निकाले हैं, इसके बाद अलग अलग संयोजन देखने हैं इसमें कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद इन गुणनखंडों को निकालने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसके क्या क्या संयोजन बन सकते हैं उन संयोजन को निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि तभी आप इस तरह के सवाल कर पाएंगे। तो आप पाएंगे कि जो 324 के जो संयोजन है वो 324 और 1, 162 और 2, 108 और 3, 81 और 4, 54 और 6, 36 और 9, 27 और 12 और 18 और 18। तो इतने सारे संयोजन 324 के बनते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पद होंगे उतने ही ज़्यादा संयोजन बनेंगे। अब आपको एक ऐसा संयोजन देखना है जिससे कि आपके पास x का गुणांक आ जाए। तो x का गुणांक आप देख सकते हैं, x का गुणांक है 45। तो आपको ऐसा संयोजन इसमें से देखना है जिससे कि 45 आ जाए। तो देखिए, सोचिए कि कौन से संयोजन से आपके पास 45 आ सकता है। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए उस संयोजन को निकालने की जिससे 45 आ सकता है। तो आप पाएंगे कि ये वाला जो संयोजन है इसी से 45 आ सकता है, क्योंकि 36 और 9 45 होते हैं। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको 45 को 36 और 9 के रूप में लिखना है, क्योंकि माइनस का 45 है, इसीलिए आपको -45x को -36x और -9x लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण दिया हुआ है इसको कैसे लिखेंगे? -36x और -9x के रूप में। जैसे मैं हर बार आपको बताता हूँ कि आप इसको ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये जो आपने लिखा है ये 45 - 45x के बराबर है या नहीं। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर आप देखते हो कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन क्या है। तो यहाँ पर x कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x - 36, और यहाँ पर -9 कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x - 36। तो इस तरह से इसके गुणनखंड x - 9 गुणा x - 36 आ जाएंगे। अब आपको पता है कि हम मूल निकालने के लिए क्या करते हैं। मूल निकालने के लिए हम इसको शून्यों के बराबर मान इसका रख लेते हैं। तो हमारे पास
x माइनस 9 0 के बराबर आ जाएगा या x माइनस 36 0 के बराबर आ जाएगा। और 9 को जब आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये जमा का 9 बन जाएगा, माइनस 36 को इस तरफ ले जाएंगे तो जमा का 36 बन जाएगा। तो इस तरह से x आपके पास 9 आ जाएगा और x 36 आ जाएगा, और यही तो अल्फ़ा और बीटा है। तो इस तरह से हमने इसके दोनों उत्तर निकाल दिए। तो इसके दो उत्तर हैं, या तो 9 या तो 36। अतः कंचों की संख्या जो उनके पास आरंभ में थी वो या तो 9 और 36, मतलब जॉन के पास 9, जीवंती के पास 36, या इसका उल्टा कर लीजिए, जॉन के पास 36 और जीवंती के पास 9 कंचे। तो इस तरह से हमने इसको, ये जो समीकरण दिया था, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर दिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है, एक दिन कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करो। तो ये प्रश्न भी उदाहरण में दिया हुआ है, और उदाहरण में इसका समीकरण बना के भी दिया गया है। तो उस समीकरण को हमने क्या करना है, हल करना है। तो ये आपके पास समीकरण है जिसको हम हल करना चाहते हैं, और आप जानते हैं कि हल कैसे करेंगे। आपको अचर को x² के गुणांक के साथ गुणा करना है। अचर को जब आप x² के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 750, और आपको 750 के गुणनखंड निकालने हैं। तो गुणनखंड जब आप 750 के निकालोगे तो ये गुणनखंड आएंगे 750 के। अब आपको संयोजन लेने हैं, और संयोजन कैसे लेने हैं, ये संयोजन की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई संयोजन की तो उसके बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो आप वीडियो पॉज कीजिए, इन गुणनखंडों को निकालने की कोशिश कीजिए, और इससे जो भी संयोजन बनते हैं उन संयोजनों को निकालने की कोशिश कीजिए। तो जो संयोजन 750 के हैं वो ये हैं, 750 और 1, 375 और 2, 250 और 3, 150 और 5, 125 और 6, 75 और 10, 50 और 15, 30 और 25। अब ये जितने भी संयोजन दिए हैं इसमें से सिर्फ एक ही संयोजन है जिससे x का गुणांक आएगा। तो x का गुणांक है 25। तो अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए किस वाले संयोजन से आपके पास 55 आ सकता है जो x का गुणांक है। तो आप कोशिश कीजिए सोचने की, वीडियो को पॉज कीजिए और उस संयोजन को निकालने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे ये वाला जो संयोजन है इस संयोजन से ही 55 आ सकता है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, 55 को 30 और 25 के रूप में लिखना है। तो हम अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो -55 को हम -30 और -25 करके लिखेंगे। तो -55x को -30x और -25x करके लिखेंगे। तो अब हमने क्या करना है, -55x को -30x और -25x के रूप में लिखना है। तो हम इसको लिख देंगे -30x और -25x के रूप में। ये वाला स्टेप आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूँगा कि आपने ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं है। अब आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। आप इसमें देख सकते हैं कि x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x माइनस 30, और यहाँ पर 25 कॉमन है तो -25 कॉमन लेंगे इसमें, तो आपके पास अंदर दोबारा से बच जाएगा x माइनस 30। तो अतः गुणनखंड जो आपके पास आ जाएंगे वो आ जाएंगे x माइनस 25 गुणा x माइनस 30। इससे आगे क्या करते हैं, इससे आगे हमने मूल निकालने होते हैं, और मूल निकालने के लिए हम 0 के बराबर पुट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि -25 और -30 जब दूसरी तरफ जाएंगे तो वो 25 और 30 हो जाएंगे, और यही तो अल्फ़ा और बीटा है। तो हमने इसके उत्तर निकाल दिए हैं। तो दो उत्तर आ रहे हैं इसमें, 25 और
30। अतः हम ये कह सकते हैं कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 और 25 या 25 और 30 थी। तो 30 और 25 से भी 55 आता है और 25 और 30 से भी 55 आता है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने बताया कि बहुत बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आपको क्या करना है, मानना है, तो आपको क्या मानना होता है, कोई छोटी संख्या माननी होती है। तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या है उसको मान लेते हैं हम x। जब हम पहली संख्या x मान रहे हैं, अब दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या 27 में से घटाने पर निकल जाएगी। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि दो संख्याओं का योग 15 है, एक संख्या 7 है, तो दूसरी क्या है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 15 में से आप 7 को माइनस करेंगे। तो वैसे ही एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, 27 माइनस x। तो इस तरह से हमारे पास दो संख्याएं निकल गई। अब हमने क्या करना है, इनका गुणनफल लेना है। तो इनका जो गुणनफल है वो आएगा x गुणा 27 माइनस x। पर ये गुणनफल हमें 182 भी दिया है। तो बेसिकली यही हमारे पास समीकरण बन गया कि इन दोनों का गुणनफल जो है वो 182 के बराबर है। अब आपको क्या करना है, x को अंदर गुणा करना है। तो x को 27 के साथ गुणा करोगे तो बन जाएगा 27x। x को माइनस x के साथ गुणा करेंगे तो बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 182 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इस 182 को भी इस तरफ ले जाना है। तो आपके पास जो समीकरण है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x जमा 182। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली समीकरण है, जब आप इसको इस तरफ ले जाओगे 182 को, तो आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो इस तरह का बनेगा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर है 0। तो इस स्टेप को मैं थोड़ा सा और समझा रहा हूँ आपको। ये आपके पास समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में आप क्या करोगे, -1 से सबको गुणा कर दोगे, क्योंकि -1 से जब आप लेफ्ट जो आपका बायां पक्ष है इस तरफ गुणा करोगे, दाएं पक्ष में तो 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों तरफ आपने -1 से गुणा कर दिया। तो आप देख सकते हैं 27x बन जाएगा माइनस का, जैसे यहाँ पर है, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस का, जैसे यहाँ पर है एक्स स्क्वायर। वैसे ही माइनस 182 बन जाएगा प्लस का, तो जैसे यहाँ पर है। तो इस तरह से आपके पास ये समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 27x जमा 182 बराबर 0 आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे हल करना है। तो हल करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि आप 182 जो अचर है उससे एक्स स्क्वायर के गुणांक को गुणा करेंगे। गुणा करने से आपके पास आ रहा है 182। आपको 182 के गुणनखंड लेने हैं। गुणनखंड लेने के बाद आपको उसके संयोजन देखने हैं। तो 182 के जो संयोजन है वो ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाए गए हैं ये संयोजन है। तो आप कोशिश कीजिए ये संयोजन खुद निकालने की और गुणनखंड भी खुद निकालने की। तो गुणनखंड आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आप मेरा जो पुराना वीडियो है वो भी देख सकते हैं कि गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो 182 की ये संयोजन है। अब इन संयोजनों से हमने क्या देखना है, हमें चाहिए 27 जो कि x का गुणांक है। तो 27 कैसे आ सकता है ये आपको देखना है इन संयोजनों से। और अगर आप देखें ध्यान से, वीडियो को पॉज करें और इनमें से कोशिश करें संयोजन निकालने की कि किससे 27 आ सकता है, तो आप पाएंगे कि ये जो संयोजन है यही 27 को ला सकता है। अब यहाँ पर चिन्ह माइनस का है, इसका मतलब हमें ये दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, -14x और -13x। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, -27x को -14x -13x के रूप में
लिखेंगे। अब इसमें -13x पहले लिखा गया है, -14x बाद में लिखा गया है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। आप चाहें तो -14x को शुरू में लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आप अगले स्टेप में क्या करते हैं, x को कॉमन लेते हैं। x को कॉमन लेंगे तो आपके अंदर बच जाएगा x माइनस 13। वैसे ही -14 को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा x माइनस 13। ये आपको गुणनखंडों से भी पता चल सकता है। अब आप देख सकते हैं जब आप 14 इसमें से निकाल लेंगे, 182 में से 14 अगर आपने निकाल दिया तो अपने आप कितना बच रहा है, 13 बच रहा है। तो इसलिए अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, x माइनस 13। तो इस तरह से जो आपके गुणनखंड है वो बन जाएंगे x माइनस 14 गुणा x माइनस 13। और इससे आगे का स्टेप आपको पता है कि अब हमें क्या निकालने होते हैं, मूल निकालने होते हैं। और मूल निकालने के लिए हमें 0 के बराबर दोनों को पुट करना होता है। तो पुट करने के बाद आप पाएंगे -13 जब इस तरफ चला जाएगा तो 13 हो जाएगा, वैसे ही ये 14 बन जाएगा। तो x का जो मान है वो 13 या 14 आएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो दो संख्याएं हैं वो 13 और 14 है। तो इस तरह से हमने ये उत्तर निकाल दिया। क्योंकि आप देखते हैं कि अगर हम पहली संख्या 13 लेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से 13 माइनस करके 14 आ जाएगी। और अगर पहली संख्या आप 14 लेंगे तो 27 में से 14 माइनस करके 13 आ जाएगी। तो इसलिए जो अभिष्ट संख्याएं हैं वो 13 और 14 है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को कर लिया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगला जो प्रश्न है वो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कैसे होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सारे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। और आप देखते हैं अगर एक पूर्णांक से उससे अगला पूर्णांक निकालना हो तो हम 1 जमा करके उसको निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि जो पहला पूर्णांक है, पहली संख्या है वो x है। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, 1 जोड़कर, मतलब x जमा 1। अब हमने क्या करना है, इनके वर्गों का योग लेना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या का भी वर्ग करेंगे और दूसरी संख्या का भी वर्ग करेंगे। तो उन वर्गों को हम फिर जोड़ देंगे, क्योंकि हमने क्या लेना है, वर्गों का योग लेना है। तो हम क्या करते हैं, प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा हमारे पास कि हमने क्या करना है, वर्गों का योग लेना है। तो वर्गों का योग लेंगे हम, गुणनफल नहीं आएगा इसमें, इसमें आएगा प्रश्नानुसार। तो वर्गों का योग हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया। तो वर्गों का योग जोड़ के हमारे पास कितना आना चाहिए, 365। तो यही हमारे पास क्या बन गया, एक समीकरण बन गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। और आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है a का वर्ग जमा 2ab जमा b का वर्ग। तो वही सूत्र हम यहाँ पर लगाएंगे। तो x का वर्ग हो जाएगा जमा 2 x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी दोबारा से x का वर्ग आ जाएगा, फिर 2 गुणा 1 गुणा x मतलब 2x आ जाएगा जमा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने के पास आपके पास आ गई ये वाली संख्या। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को जोड़ना है। तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। 2x को वैसे ही लिख देना है और 365 जो कि बराबर के दूसरी तरफ है उसको इस तरफ को ले आना है। 1 में से 365 जब हम माइनस करेंगे तो रह जाएगा -364। तो ये आपके पास समीकरण बन गया। अब आप इस समीकरण में देख सकते हैं कि इस समीकरण में सब में 2 उभयनिष्ठ है। तो आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से जब आप भाग कर देंगे दोनों तरफ, 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर इस तरफ जो संख्या आपके पास रह जाएगी वो है x स्क्वायर जमा x माइनस 182, क्योंकि हमने सब जगह 2 से भाग कर दिया है। तो ये आपके पास बेसिकली एक समीकरण आ गया है और इस समीकरण को हम क्या करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं।
तो हल कैसे करेंगे आप देखते हो, जैसे हर बार हम कर रहे हैं कि 182 को हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ गुणा करना है, तो 182 आ जाएगा और 182 के हमने गुणनखंड लेने हैं। अब 182 के जो गुणनखंड लिए, इससे पहले भी जैसे हमने क्वेश्चन किया था तो उसी तरह का प्रश्न है लगभग ये। तो 182 के हम पहले भी गुणनखंड निकाल चुके हैं, तो 182 के अब हमने क्या करने हैं, संयोजन लेने हैं। तो 182 के आपको पता है कि कुछ एक ही संयोजन है, और उन संयोजनों से हमने क्या निकालना है अब हमें चाहिए बेसिकली x का गुणांक। तो x का गुणांक है 1। तो आपको देखना है कौन सा संयोजन ऐसा है जो 1 ला सकता है। तो आप पाएंगे कि 14 में से 13 को अगर माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आपको ये वाला संयोजन लेना है। तो आप क्या करोगे कि इस समीकरण में 1x की जगह आप 14x माइनस 13x लिखेंगे। तो इस तरह से जो आपका समीकरण है उसको हम कैसे लिखेंगे, -13x जमा 14x, क्योंकि आपके पास जमा का x बचना चाहिए। और जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको कि आप ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये x के बराबर है या नहीं। तो आप पाएंगे यहाँ जमा का x है, तो यहाँ पर भी इसका उत्तर कितना आ रहा है, x ही आ रहा है। इसका मतलब आपने इसको बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में x को हम क्या ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो अंदर बच जाएगा x माइनस 13, और यहाँ पर हम 14 को उभयनिष्ठ ले लेंगे और अंदर दोबारा से बच जाएगा x माइनस 13। तो आपके पास बेसिकली जो गुणनखंड बनेंगे वो है x जमा 14 गुणा x माइनस 13 बराबर है 0। तो अब आपको क्या करना होता है, मूल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, एक तो या तो हम x माइनस 13 को 0 लेंगे या x जमा 14 को 0 लेंगे। और आप देख सकते हैं इससे x 13 आ जाएगा और इससे x माइनस 14 आ जाएगा। तो अर्थात x 13 या x बराबर है माइनस 14। लेकिन जो धनात्मक पूर्णांक है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए ये जो वैल्यू है x बराबर है माइनस 14, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि पूर्णांक जो है वो धनात्मक है। अतः हमारे पास एक ही उत्तर बचता है और वो उत्तर है x बराबर है 13। तो इसका मतलब जो पहला पूर्णांक है वो 13 है और दूसरा पूर्णांक 13 में 1 जोड़ के आ जाएगा, मतलब 14। तो अतः 13 और 14 दो अभीष्ट क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न पे। तो ये प्रश्न क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है समकोण त्रिभुज कैसा होता है। तो मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 अंश का कोण है और इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम क्या करते हैं, आधार को x मान लेते हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी x माइनस 7। कर्ण हमारे पास दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण आपको पहले से ही दिया गया है 13 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें विकर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले आधार को मान लेते हैं x, क्योंकि आधार सबसे छोटा है। आधार को x मान लेते हैं। आधार के बाद हमने ऊंचाई और कर्ण लेने हैं, तो ऊंचाई जो है वो आ जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट भी जरूर लगा दें, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं तो ब्रैकेट भी इसमें जरूर लगा दें। और जो कर्ण दिया है आपको वो दिया है 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो विकर्ण का वर्ग है वो आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होते हैं। तो जो आपका आधार है वो है x, तो आधार का वर्ग, और लंब जो है जिसको हम ऊंचाई कहते हैं वो है x माइनस 7। तो आपने ऊंचाई का भी वर्ग ले लिया और वो किसके बराबर है, वो है विकर्ण के बराबर, विकर्ण के वर्ग के बराबर।
तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर जैसे पिछली बार हमने a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, यहाँ पर a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a माइनस बी का वर्ग का फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाएं और उससे इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने। अब x माइनस 7 का वर्ग हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2 गुणा 7 गुणा x मतलब 14x जमा 7 का वर्ग हो गया 49। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला समीकरण बन गया। अब आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर होते हैं 2x स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, इनको आपस में जमा करना है और 169 जो कि दूसरी तरफ है उसको इस तरफ ले आना है। तो आपके पास जो समीकरण बन जाएगा वो बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। 49 में से जब आप 169 को माइनस करेंगे तो वो रह जाएगा माइनस 120 और दूसरी तरफ रह जाएगा 0। अब आप दोबारा से देख सकते हैं कि ये जो समीकरण है, इस पूरे समीकरण में 2 उभयनिष्ठ है, इसलिए हम इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर देते हैं। तो 2 से भाग करने के बाद हमारे पास समीकरण बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर है 0। अब आपको क्या करना है, इसको हल करना है। हल करने के लिए आप जानते हैं कि हमें क्या करना होता है। हल करने के लिए हम 60 को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, तो बन जाएगा 60। अब 60 के आपको संयोजन लेने हैं, पहले गुणनखंड निकालने हैं और उसके बाद 60 के आपको संयोजन लेने हैं। तो संयोजन क्या क्या हो सकते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद 60 के पहले गुणनखंड निकालिए और उन संयोजनों को निकालने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन से संयोजन से आपको -7 जो कि x का गुणांक है वो आपको मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको बेसिकली 7 चाहिए, तो 7 किससे आ सकता है। वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए पता लगाने की कि कहाँ से 7 आ सकता है। तो आप पाएंगे कि 12 में से जब 5 माइनस करेंगे तभी आपके पास 7 आ सकता है और 7 आपको क्योंकि माइनस का चाहिए तो इसलिए आपको 5 में से 12 को माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब -7x को आप कैसे लिखेंगे, -5x -12x प्लस 5x। तो इस तरीके से ये जो आपके पास समीकरण है इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर है 0। तो आप यहाँ पर ज़रूर चेक कर लें कि क्या ये -7x के बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर और ये संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर -7x आ जाएगा। तो ये आपने बिल्कुल सही किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, x को कॉमन लेंगे, x को उभयनिष्ठ लेंगे, तो अंदर बच जाएगा x माइनस 12। यहाँ पर 5 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो अंदर दोबारा से बच जाएगा x माइनस 12। तो आपके पास जो गुणनखंड आ जाएंगे वो है x जमा 5 गुणा x माइनस 12 बराबर है 0। तो ये जो आपके पास गुणनखंड आ गए, अब इनसे हमने क्या निकालने हैं, मूल निकालने हैं। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x माइनस 12 को 0 लेंगे और x जमा 5 को भी 0 ले लेंगे। तो इससे हमें x के 2 मान निकल जाएंगे और x के जो 2 मान हैं वो है 12 और -5। लेकिन x माइनस 5 है वो हम मान नहीं लेंगे क्योंकि भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम एक ही मान लेंगे वो है x बराबर है 12। इसका मतलब जो आधार है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और आधार 12 सेंटीमीटर आ जाएगा तो जो ऊंचाई है वो भी आपकी यहाँ से निकल जाएगी। ऊंचाई 12 में से 7 माइनस करके आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने दोनों भुजाएं ज्ञात कर ली। तो आधार और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इसलिए आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो 5 के आगे आप सेंटीमीटर भी जरूर लिखें। तो ये तो x है, x माइनस 7 है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा और ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसी तरह से आपकी भुजाएं निकल गई। अब इसके बाद मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा जो नाम है समीरू ठाकुर, इस नाम को सर्च करें यूट्यूब पे और जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें
और उसमें जो बेल का बटन होता है, घंटी का बटन होता है, उसको प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा जो वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई गलती अगर हुई है तो ज़रूर बताएं, अगर आपको कोई कमी नज़र आती है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू।